फिजिक्स वाले पार्ट में पहले जो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, फिर करेंगे हम लोग उसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो चीजें हम लोग जानते हैं, सम प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर, हम लोग उन प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, वी नो कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। हम लोग एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर कैपिटल है, केमिस्ट्री में भी हम लोग ये चीज जानते थे, लेकिन एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ए को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मास नंबर इक्वल टू Z+N से हम लोग लिखते हैं। ओके, न्यूक्लियन को हम लोग इन जनरल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए हम लोग यूज करते हैं, पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियन को। ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं कि मास नंबर इज नॉट सेम एज द मास, ये मास से अलग है। ओके, और इसमें नोटेशन हम लोग जो यूज करते हैं, कैपिटल एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए और जेड हम लोग लिख देते हैं। ए एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये सॉरी मास नंबर है। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, इट इज सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। और अगर हम लोग ये लिख रहे हैं 27 13 एल्युमिनियम, मास नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 27, एटॉमिक नंबर 13। ओके, हम लोग इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस में पार्टिकल न्यूक्लियन के बारे में बता पाते हैं इससे। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, फिजिक्स में ये सेक्शन जो पूछा जाता है नॉर्मली काफी आसान सेक्शन होता है इसमें। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फिजिक्स सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। जैसे एक बार आप रिवाइज भी कर लो इसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस ऑफ द एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24। ठीक है, हम लोग देख के बता सकते हैं इस वाले पार्ट में। एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन। ओके, और जितने भी नंबर ऑफ द प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, राइट, ये तो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए, मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर थोड़े से और भी आगे बढ़े तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इन 12 ग्राम ऑफ द 6C12 एंड इन 14 ग्राम ऑफ द 6C14। इस वाले पार्ट को भी एक बार जल्दी से एक लाइन के क्वेश्चन है, साथ साथ करते चलिए इसमें, मतलब चेक कर लिया। तो मास नंबर 6C12 की हमारे पास कितनी है, 12 है। और नंबर ऑफ द एटम इन 12 ग्राम में हम लोग को कैलकुलेट करने, सपोज हम लोग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम ऑफ द 6C12 एंड 14 ग्राम ऑफ 6C14। आगे नंबर 1 मोल का मतलब है कि 1 एटॉमिक मास के बराबर वेट। ओके, हमें वहां से नंबर ऑफ द एटम्स मालूम पड़ जाएंगे। नंबर ऑफ द एटम्स से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने के कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। राइट, इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि बाद में आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है या एनर्जी रिलीज इन सर्टेन रिएक्शन कैलकुलेट करनी होती है। तो आपको नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एटम हम लोग को कैलकुलेट करने पड़ते हैं। राइट, ये वाले पार्ट को केमिस्ट्री में भी हम लोग करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली किया हुआ है पार्ट से, तो इस वाले पार्ट को आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है ना, केमिस्ट्री में किया हुआ होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, 12 ग्राम में नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन निकाल लिए, इसी तरह से हम लोग 14 ग्राम में कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ठीक है ना, केमिस्ट्री वाला पार्ट एज इट इज पार्ट है, जिसमें रिव्यू करा रहा हूं केमिस्ट्री वाले पार्ट में क्या होगा। ठीक है, इतना पार्ट बहुत डिटेल करने की हम लोग को जरूरत नहीं होती, बस एक बार रिव्यू कर लेंगे केमिस्ट्री में हम लोगों ने से किया हुआ है। ओके, कुछ जो पार्ट, ठीक है, जो केमिस्ट्री में किया है उसको जस्ट एक बार पूरा कैलकुलेशन ना करो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे एनर्जी रिलीज वाले वो हम लोग कर पाएंगे या नहीं। जहां पे ना किया हो उस वाले पार्ट को बता दीजिएगा। देखो, जैसे एक सिचुएशन दी गई है, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है एल्युमिनियम एटम से। ठीक है, कोई अननोन न्यूक्लियस एंड ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म। ओके, इन वाले सेक्शन में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज हम लोग को हमेशा यूज करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ द मास से हमारे पास क्या आएगा, वो एनर्जी रिलीज वाला पार्ट हो जाएगा। तो हर जगह हम लोग को एनर्जी रिलीज, कई बार मास डिफरेंस होगा, उससे कैलकुलेट करना होगा। लेकिन जो चार्ज का कंजर्वेशन है दैट इज वैलिड ऑलवेज। ठीक है, तो एक बार आप जो केमिस्ट्री में किया भी होगा, एक बार आप जस्ट रिव्यू करते चले जाइए। ये वाला सेक्शन डिटेल में कराने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, केमिस्ट्री वाला सेक्शन आपने किया होगा, कंजर्वेशन का चार्ज यहाँ पे वैलिड होता है। एक बार आप फास्ट एक बार रिव्यू करते चलिए, आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर मालूम होगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। केमिस्ट्री में वो हम लोग को मालूम होगा उतने एटॉमिक नंबर या मास नंबर का कौन सा एलिमेंट होगा। राइट, केवल कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। राइट, ओके, बिफोर और आफ्टर जस्ट आप इसे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, बिफोर और आफ्टर आप यहाँ पे देख लीजिए, इससे हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, यू नो केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट हम लोग करते हैं, इसलिए डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट क्वेश्चंस इसमें हम लोग दे रहे हैं एक बार रिव्यू के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, न्यूट्रॉन है तो उसमें चार्ज 0 है तो Z+0 इसलिए कर दिया। इनिशियली हमारे पास 2 + 13 लिखा हुआ है। न्यूक्लियॉन्स के लिए हम लोग देखें, इससे हमें ए और जेड की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। ए और जेड की वैल्यू मालूम पड़ गई तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। राइट, ठीक है, बताइए, ठीक है ना। ये जहां पे आपको केमिस्ट्री में नहीं किया उस चीज को बता दीजिएगा इसे। ठीक है, यहां तक मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही बेसिक चीज है। इस वाले पार्ट को एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। ए न्यूक्लियन न्यूट्रॉन इज ऑब्जर्व टू स्ट्राइक द 16 8O न्यूक्लियस
यहां पे भी हम लोग को पार्टिकल कंजर्व करने पड़ेंगे और चार्ज कंजर्व करना पड़ेगा। मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो एक ये वाला जो पार्ट है, बल्कि केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट काफी डिटेल में हम लोग करते हैं, लेकिन जस्ट यहां पे कुछ रिव्यू करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में हम लोग जानते हैं इसे, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन यहां पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो दे रहे हैं इधर पे, ओके। वही सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, ओके। अगर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देखें तो आपको ये क्वेश्चंस भी काफी क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिल जाते हैं, और अगर ये डायरेक्ट नहीं आता तो इसमें हमें कोई रिएक्शन दी होती है, जो केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन बैलेंसिंग देखी होगी, उससे हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग को ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, और बैलेंस करने का केवल एक बेसिक यहाँ पे रूल है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज एंड पार्टिकल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट इसमें नहीं। इसके बाद चार्ज और मास के बारे में जो बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं, कई चीजें आप अगर एनसीईआरटी या लास्ट 10 ईयर में भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव हैं। इसमें चार्ज और मास को हम लोग को याद नहीं रखना पड़ता है, ये आपके कांस्टेंट के टर्म में आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन ये क्वांटिटीज आपको याद नहीं रखनी होती हैं। हम केवल 1.6 10 टू द पावर -19 वाले टर्म को केवल याद रखते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग जानते हैं, इसलिए रिव्यू भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग फास्ट को आगे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। मास के बारे में हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये क्वांटिटी हम लोगों को गिवन होती है, ठीक है। ये भी हम लोग को याद नहीं रखनी पड़ती, हम लोग को ये क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मास ऑफ वन एटम, ओके। ये वाला पार्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये जैसे याद रखना होता है। इसके अलावा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये मास वाले पार्ट हम लोग को याद रखना होता है। जैसे हम लोग डेल्टा ई को क्या लिखते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर हम लोग डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी के टर्म में लिखें तो एनर्जी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एम, दैट इज द मास डिफेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास मास के टर्म में होता है, और इसकी वैल्यू, ये भी वैल्यू हम लोग को गिवन होती है। हम लोग यहाँ पे पूरे रिलेशन को याद ना रखें, केवल 931.41 रफली हम लोग यहाँ पे याद रखें, ये वैल्यू आपको गिवन होती है, ठीक है। जो पिछली रिएक्शंस या जो बैलेंसिंग इक्वेशन आपने देखी हुई थी, उनमें अब इन टर्म का एप्लीकेशन होगा, ओके। इतना हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ये जो टेबुलर फॉर्म है, ये आपको गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इसे, इवन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी ये वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है। लेकिन जस्ट हम लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इन मासेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ओके। इलेक्ट्रॉन का देखो, ये जो मास है ये बहुत कम है इन कंपेरिजन टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अप्रॉक्सिमेटली हम लोग सेम मास ले लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ओके। ये आपको याद रख, इसमें जस्ट कंपेरिजन आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल लेते हैं, बहुत कम होता है, 10 टू द माइनस 31 का टर्म होता है। जैसे अर्थ के मास के लिए हम लोग लिखते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 केजी अप्रॉक्सिमेटली, इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग इतना लिखते हैं, ठीक है। हमें ये टर्म्स पॉसिबल भी नहीं याद रख पाना पूरे रिलेशन को, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को आइडिया हो, कई बार क्वेश्चंस दिए होते हैं तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन का मास है, रिमेनिंग वहां पे आपको जस्ट एप्लीकेशन करने होंगे। जैसे क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देखा, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से फिजिक्स में पूछा जाता है। एक बार इसको अप्लाई करके एक बार देख लीजिए कि एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम है कितनी होती है, और यहाँ पे 1 u इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 27, ये अप्रॉक्सिमेटली एक बार सॉल्व करके देख लीजिए कि वैल्यू आती कैसे है। आपने देखा था कि 12 c का जो मास होता है वो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था, ठीक है। C12 का जो मास है वो 12 u होता है, और इससे हम लोगों को ये प्रूव करना है। एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए। एवोगैड्रो नंबर कैपिटल A, ये Na इक्वल टू, आप ये वैल्यू ले सकते हैं, एक बार आप चेक करके देख लीजिए वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 27। फिजिक्स वाले पार्ट में ये चैप्टर केवल कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बस थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लॉजिक वाइज होते हैं, अदरवाइज केवल आपके डेफिनेशन बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देखो आपने अभी डेफिनेशन देखी C12 का एग्जैक्टली 12 ग्राम, और अभी हम लोगों ने देखो ये डेफिनेशन भी देखी हुई थी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज एग्जैक्टली 12 u, ओके। और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कितनी है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, लेकिन आप आगे देखोगे कि इसमें कई जगह आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। जैसे मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपको अंडर रूट या जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म है इतने ज्यादा करने पड़ते हैं कि आपको एक बार आपको जरूर घर में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मास ऑफ वन एटम हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। और इसके बाद डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। जहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 u इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है। ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस को जो हर जगह आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करना होता है, अल्फा पार्टिकल को हम लोग थ्रो करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो होती है दैट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जिस पॉइंट पे जीरो हो जाती है उस पॉइंट तक हम लोग इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस चार्ज हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से अल्फा पार्टिकल रिटर्न करने लगता है, वो वाली वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है।